Hello, welcome to Sumo Biology. So in today's lecture we are going to discuss topic contraceptives. Chapter 4 Reproductive Health. टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, चलिए चालू करें कॉन्ट्रासेप्टिव। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे आर द डिवाइसेस which prevent conception or pregnancy without interfering in the reproductive health of individuals in any way। तो ये ऐसे तकनीक हैं, ऐसी डिवाइसेस, ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करेंगी, गर्भाधान को प्रिवेंट करेंगी, लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी, विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये यूज़र की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आपको मिल सकता है। आजकल आप जानते हैं नीट 2022 का पेपर देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो कह देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें से उन्होंने एक भी स्टेटमेंट, ये 4 जो स्टेटमेंट है कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हुए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को, उसमें एक भी ऑल्टर कर दिया, तो यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ इनकरेक्ट। या 2 को कर दिया तो वो फिर आपको कॉम्बिनेशन देंगे A+B, AC, बोथ BD, इस तरह से। तो आपकी NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं, घबराइएगा नहीं, NCERT ही पढ़िएगा। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कंफर्टेबल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे तो फ़ायदा क्या, साइड इफ़ेक्ट होंगे तो पता लगा जी हमने एक काम किया और एक काम बिगाड़ लिया, फ़ायदा क्या। तो एब्सेंस ऑफ साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब है कि जब तक वो कपल यूज़ कर रहा तब तक वो कंसीव नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन वो उसका यूज़ डिसकंटिन्यू करेगा वो लेडी फिर से कंसीव कर पाए। व्हेन द यूज़र वांट्स टू कंसीव इट शुड बी इजी टू बी इंटरप्टेड, कि जैसे ही उसने उसका यूज़ करना बंद किया लेडी ने, और उसके बाद वो यूज़ करना तभी बंद करेगी जब वो चाहती कि अब भाई मैं कंसीव कर जाऊँ, तो कंसीव कर जाए। कम्प्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, तो भैया यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रिवर्सिबल है, लेकिन इफ़ेक्टिव भी तो ठीक है। ये 4 आपके क्राइटेरिया हैं जो आपको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में मिलने चाहिए या होने चाहिए। तो ये आपका MCQ यहाँ से बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड है, नेचुरल और ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले नेचुरल को पढ़ेंगे, फिर बैरियर पढ़ेंगे, फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस पढ़ेंगे, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, सभी को हम लोग एड्रेस करते हैं इस लेक्चर में। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल मेथड, प्राकृतिक। कपल प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एलिजिबल कपल्स अंडर फैमिली प्लानिंग मेजर्स। इन इंडिया इट इज़ ओवर 55% एट प्रेजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो लिख लो, ये आपकी नीट में कभी कभार वो बाहर से जैसे थोड़ा सा कभी पूछ देते हैं। कपल प्रोटेक्शन क्या, इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एलिजिबल कपल अंडर फैमिली प्लानिंग मेजर्स। तो कितने कपल इस समय फैमिली प्लानिंग मेजर्स के अंतर्गत कवर हो रहे हैं, वो कहलाएगा कपल प्रोटेक्शन। तो इन इंडिया इट इज़ ओवर 55%, नियर अबाउट more than 55% कपल इस समय कवर हो रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेजर्स के अंतर्गत। ठीक है, ये अलग से थोड़ा सा है, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। नेचुरल मेथड पे आइए। दे आर द मेथड्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, मेडिसिन और रिलीजन सैंक्शन। तो ये ऐसे मेथड हैं जो प्राकृतिक तौर पे अपनाए जा रहे हैं, इसमें कोई भी दवाई नहीं ली जाती, कोई डिवाइस, किसी भी डिवाइस का हम यूज़ नहीं कर रहे, मेडिसिन का यूज़ नहीं कर रहे, और कोई रिलीजन सैंक्शन इस पर नहीं लग रहा। नेचुरल मेथड्स आर ऑफ 3 काइंड, सेफ पीरियड, रिदम पीरियड, विड्रॉल और ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, चलिए आइए सेफ पीरियड पे आइए। रिदम मेथड, ओव्यूलेशन अकर रफली अबाउट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन कब होता है, तो 28 डेज का माना जाता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो है 28 डेज का है। तो मिडिल में लगभग ये एट द 14 डे ओव्यूलेशन होता है। तो अगर ये पढ़ रहे हो आप तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आपने ये याद रखना, एक चीज़ बताने जो जा रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी आपसे दिया जाए कि लेडी का 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किस दिन ओव्यूलेशन होगा, या 36 डे का मानिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किस दिन ओव्यूलेशन होगा, तो जो डे दे रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो डे दे रखे हैं कि इतने दिन का उसका रिदम है, इतने दिन में होता, उससे -14 कर दीजिए तो आपको निकल आएगा एक्सपेक्टेड डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है जी। पीरियड, जितना भी पीरियड है
38 डेज, 40 डेज या आपका 32 डेज या 28 डेज, उन डेज में आपने -14 कर देना है, उसमें आपका ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है। तो ये क्योंकि 28 डेज का हेल्दी में माना गया है कि लगभग एवरेज 28 डेज है, 14 तो लगभग मिडिल में हो गया, इसलिए यहाँ पे मिडिल टर्म यूज़ किया गया। मिडिल आप हर समय ना लगा दीजिएगा इक्वेशन में। मानिए 36 डे का है तो आप अगर मिडिल लगा देंगे कि इन द मिडिल, एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अगर 18 आ जाएगा, -14 करेंगे तो 22 आएगा। तो 22 इज़ करेक्ट, 18 इज़ रॉन्ग। ओके, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। आपको क्लियर हुआ होगा। फर्टिलिटी पीरियड इज़ द टाइम। तो ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन होता है 14 डे पहले। फर्टिलिटी पीरियड इज़ द टाइम व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अगर। फर्टिलिटी पीरियड क्या वो पीरियड है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट सिंक्रोनाइज वे में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है जी। तो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन पे स्टमक से एम्पुला जंक्शन पे पहुंच गए तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो साथ साथ दोनों का आना जरूरी है। तो फर्टिलिटी पीरियड इज द टाइम व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल एंड फीमेल गैमीट एक साथ पहुँचे एम्पुला स्टमक जंक्शन पे। ओवम कैन गेट फर्टिलाइज अप टू 24 to 36 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ये वाइबल बना रहता है। इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। 36 घंटे के बाद ये वाइबल नहीं रहेगा। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो अगर सेक्स इस पीरियड में ना किया जाए जब ओवम के वहाँ आने की चांस है, तो 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है, उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, तो आप मान लीजिए नियर अबाउट 12th डे से 16 डे तक आ गया, लेकिन अपना मेल स्पर्म भी तो वाइबल बना रहता है। तो अल्टीमेटली इसका हो जाएगा 10 to 17th डे, ये फर्टिलिटी पीरियड निकल के आएगा। कैसे? अभी आपको समझाता हूँ। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। सेक्स अगर फर्टिलिटी पीरियड के दौरान नहीं किया जाए तो कंसीव नहीं करेगी लेडी। ओव्यूलेशन पीरियड कैन बी नोन एज द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेज बाय अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पीरियड को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर टेम्परेचर ले रहे हैं तो आपको पता लगेगा ओव्यूलेशन पीरियड में इस दौरान लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। पीरियड प्रायर टू ओव्यूलेशन इज सेफ, और ओव्यूलेशन से पहले का पीरियड सेफ है। इट इज़ हाउएवर ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 10वें से 17वें दिन तक फर्टिलिटी पीरियड रहेगा। अगर लेडी दिखा रही है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज़ का साइकिल, तो 10 to 17 डेज ये फर्टिलिटी पीरियड रहेगा। उस दौरान ना करा जाए सेक्स। तो ये समझो बेटा 28 दिन का ओव्यूलेशन ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, -14 कर दीजिए। 14th डे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। 1 या 2 दिन का आगे पीछे हो सकता है भाई, ज़रूरी थोड़ी, फांसी थोड़ी कि 14वें दिन ही लगेगी। तो 12 और 16 डेज तक। अब अगर 12th डे पे ये ओव्या रिलीज़ हुआ और अगर 10th डे इन्होंने डिंग डोंग किया है तो भैया ये 10th डे से वाइबल बना रहेगा स्पर्म 2 दिन तक। इसलिए उससे पहले का 9th डे का 12th डे तक जिंदा नहीं रह सकता, स्पर्म वाइबल नहीं रहेगा। 10th डे तक का रह सकता है। तो 10th डे से लेके 16, अब ओवा कितने टाइम तक रहता है? 36 घंटे तक। तो 17th डे तक ये वाइबल रहेगा। तो 10 से 17वां दिन इस हिसाब से 10 to 17 डे फर्टिलिटी डे है। फर्टिलिटी डे है, फर्टिलिटी पीरियड है। इस दौरान पूरे चांसेस होते हैं कि फीमेल एक तो पहुंच ही रहा, अगर स्पर्म भी पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो 10 to 17 डेज़ को अगर आप ये नेचुरल मेथड से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं बर्थ कंट्रोल, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब विड्रॉल पीरियड पे आइए। कॉइटस इंटरप्टस भी बोल रहे हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले, क्लाइमेक्स से पहले, ऑर्गेजम से पहले पेनिस को विड्रॉ कर ले तो इजैकुलेशन उसने इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं किया। अगर इजैकुलेशन ही नहीं किया, सीमन रिलीज ही नहीं किया, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? दिस मेथड हैज़ अ हाई फेल्योर रेट ड्यू टू प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म। इसमें हाई फेल्योर रेट है क्योंकि प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म, इजैकुलेटरी से पहले भी, इजैकुलेशन से पहले भी कुछ स्पर्म रिलीज होते हैं, प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म। और फेलियर ऑफ विड्रॉल पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, और इसको इंटरप्ट करना मतलब ये कई बार फेलियर हो जाता है। लैक्टेशनल एमिनेरिया पे आइए। ये तीसरा आपका नेचुरल मेथड का। जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन देयर इज़ अ फेस ऑफ एमनेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमनेरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना।
इट इज़ आल्सो फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ दिनों तक फेज रहता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता। इट इज़ आल्सो फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड फुल्ली प्रिवेंट्स कॉन्सेप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड को प्रिवेंट करती है कंसीव करने से। द मेथड इज़ हाउएवर इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि लैक्टेशनल एमिनेरिया ये मेथड इफेक्टिव है किस ड्यूरेशन तक, अप टू 6 मंथ तक। ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ओवेरियन साइकिल बाय डिस्टर्बिंग द पैटर्न ऑफ रिलीज ऑफ GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड हेंस LH फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ये है क्या, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, प्रोलैक्टिन की मात्रा, अगर एक्टिवली लैक्टेटिंग है मदर तो प्रोलैक्टिन का हाई कंसंट्रेशन बना हुआ है ब्लड में, और ये प्रोलैक्टिन का हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, GnRH को, हाइपोथैलेमस के रिलीज को डिप्रेस कर देता है। और जब GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH-LH का लेवल लो हो जाता है, और FSH-LH का लेवल लो होने से ओव्यूलेशन नहीं होता। लैक्टेशन prevents the surge in the release of LH during the pre-ovulatory stage and thus prevent ovulation। LH surge नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फिर प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं है। ये है रीज़न, ये मैकेनिज्म है इसका लैक्टेशनल एमिनेरिया। The plasma concentration of FSH during lactation are sufficient to induce follicle growth। LH सर्च नहीं हुआ लेकिन FSH की बनी रहती है, आपका कहिए कि मॉडरेट अमाउंट बना रहता है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही है। बट द इनएडिक्वेट पल्सेटाइल LH सिग्नल रिजल्ट्स इन आर रिड्यूस स्ट्राइडल प्रोडक्शन बाय दिस फॉलिकल। तो फॉलिकल तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन फॉलिकल डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन ईस्ट्रोजन सिक्रीशन नहीं हो रहा, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा। व्हेन फॉलिकल ग्रोथ एंड स्ट्राइडल सिक्रीशन डज इंक्रीज टू नॉर्मल, लैक्टेशन प्रिवेंट्स द जनरेशन ऑफ अ नॉर्मल प्री ओव्यूलेटरी LH सर्च एंड फॉलिकल आइदर फेल टू रप्चर और बिकम एथलेटिक और सिस्टिक। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो गया है। आपको याद क्या रखना है, सीधी सी बातें याद रखिए। प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन हाई है, ये क्या करेगा, GnRH का लेवल कम करवा देगा। ये क्या करेगा, FSH और LH का लेवल कम कर, मेनली LH सर्च पे काम किया। FSH मॉडरेट बना रहेगा, FSH मॉडरेट बना रहेगा तो ये फॉलिकल्स को, प्राइमरी फॉलिकल्स को, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल की फॉलिकल डेवलपमेंट करवाएगा, लेकिन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन लेवल उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। इस वजह से ओव्यूलेशन, भाई ओव्यूलेशन से पहले LH सर्च है और LH सर्च से पहले ईस्ट्रोजन में सडन इंक्रीज है, तो ईस्ट्रोजन लेवल लो बना रहेगा, LH सर्च नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। इस बात को ऐसे आप याद रख लो। इतनी कॉम्प्लिकेट बातें आपसे पूछी नहीं जाएंगी तो आप इसको बाईपास कर सकते हो, ठीक है। आगे चलूँ। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, why breastfeeding the baby act as a natural contraceptive for mother, decrease in production of FSH, decrease in production of LH। तो प्रोडक्शन FSH का भी कम हुआ है, LH का भी कम हुआ है बाय पिट्यूटरी ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ A and B। Lactational amenorrhea means absence of menstruation during intense lactation, ऑप्शन डी। अब हम लोग आ गए, हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ लिया, अब अगला है बैरियर मेथड, ठीक। दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस विच प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना। ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं स्पर्म का डिपोजिशन वेजाइना में, ठीक है जी। एंड देयर पासेज इनटू यूटेरस, तो वेजाइना में नहीं आया तो यूटेरस में कैसे जाएगा। फर्दर दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूजर इन कंप्लीट प्राइवेसी। द कॉमन बैरियर मेथड्स आर कॉन्डोम, डायफ्राम, फेम शील्ड्स एंड सर्वाइकल कैप। इनको सेल्फ इंसर्ट कर सकता है आदमी, मतलब लेडी सेल्फ इंसर्ट कर सकती है या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की असिस्ट ले सकती है, लेकिन सेल्फ इंसर्ट कर सकती है। जैसे हम लोग आगे IUD में पढ़ेंगे कि उसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, तो बैरियर मेथड वो सेल्फ भी कर सकती है, इंसर्ट कर सकती है। कंडोम, डायफ्राम, फेम शील्ड, सर्वाइकल कैप इसके एग्जाम्पल है, नाम रख लीजिएगा। दिस मेथड्स हैव एक्स्ट्रा एज, it does not only fulfills the motive of birth control but also protects the user from STD। तो ये बैरियर मेथड का डुअल फ़ायदा है, दो फायदे हैं। एक तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ये STD को भी प्रिवेंट करते हैं
STD नहीं होने देते, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ नहीं होने देते। कॉन्डोम, इट इज़ अ ट्यूबुलर लेटेक्स शीट, रबड़ का बना ट्यूबुलर लेटेक्स शीट है, विच इज़ रोल ओवर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्स। तो सेक्स के दौरान मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस पे इसको चढ़ा लिया जाता, कवर कर लिया जाता था। कॉमन ब्रांड प्रोवाइड बाय फैमिली वेलफेयर सर्विसेज निरोध। तो ये निरोध आपको आपके मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इंक्लूडिंग एड्स। तो ये ना केवल बर्थ कंट्रोल मेजर है बट ये आल्सो एक्ट कर रहा है, एज प्रिवेंट कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज का प्रिवेंशन कर रहा। फेम शील्ड पे आइए। द डिवाइस इज पॉली यूरेथेन पाउच विद द रिंग एट आइडर एंड, दोनों एंड पे रिंग है। पॉलीयूरेथेन पाउच है। द इनर रिंग इज स्मॉलर एंड प्रेजेंट एट द इनर क्लोज्ड एंड, इनर रिंग स्मॉलर है और क्लोजर एंड पे है, इनर क्लोजर एंड पे। द डिवाइस कवर्स द एक्सटर्नल जेंटिलिया एज वेल एज लाइंस द वेजाइना। तो ये फेम शील्ड फीमेल कॉन्डोम है जो कि आपकी पॉलीयूरेथेन पाउच की बनी हुई है, दोनों एंड पे ये रिंग है। फेम शील्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आल्सो। तो ये बैरियर मेथड जो है ये ना केवल बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं बल्कि ये STD को भी कंट्रोल प्रिवेंट करने में काम आते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। डायफ्राम ट्यूबुलर शीट है विद अ फ्लेक्सिबल मैटर, सर्वाइकल कैप रबर निप्पल। ये सब आप इतनी डिटेल छोड़ो, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए रटना, आप केवल इन 3 नाम को रट लो, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। ठीक है। मेन इनका एक्शन क्या है कि ये स्पर्म को एग के पास जाने से रोकेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे। एग और स्पर्म के बीच में एक बाधा बन गई तो स्पर्म एग के पास पहुंच नहीं पाएगा। मेन आप ये याद रख लो। फेम शील्ड इज फेम शील्ड क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फेम शील्ड बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, केमिकल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, इंजेक्टेबल नहीं है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है फेम शील्ड, अभी हम लोग पढ़ के आए। फेम शील्ड इज आल्सो कॉल्ड सर्वाइकल कैप, वर्क एज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है जी, इतनी बातें याद रखिए, उसके ज़्यादा आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। वेजाइनल डायफ्राम क्या है? वेजाइनल डायफ्राम हमारा है इज़ एबल टू प्रिवेंट स्पर्म कॉन्टैक्ट विद ओवम। स्पर्म का कॉन्टैक्ट ओवम से प्रिवेंट करवा रहा है, बैरियर मेथड है वेजाइनल डायग्राम। तो स्पर्मिडिसाइडल है, स्पर्म्स को मारेगा नहीं। प्रिवेंट डिसेंट ऑफ ओवल नहीं। ओविसाइडल है नहीं। तो ये क्या कर रहा है, बैरियर मेथड है, प्रिवेंट्स द स्पर्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ओवम। स्पर्म को कॉन्टैक्ट करने से, ओवम के पास जाने से बैरियर मेथड की तरह बाधा क्रिएट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस बैरियर मेथड में नहीं आती। केमिकल मेथड्स पे आ जाइए। तो अभी हम लोग पढ़ा है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड के बाद बैरियर मेथड। केमिकल मेथड्स पे आइए। स्पर्मिसाइड, foam tablets, cream, jellies and paste are inserted in vagina before intercourse to prevent sperms from entering the uterus। तो फोम टेबलेट्स, क्रीम्स और जेलीज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो केमिकल्स हैं, जो प्रिवेंट करेगी स्पर्म को एंटर करने में यूटिरस से। कैसे? स्पर्म्स को मारेंगी, स्पर्मिसाइडल है। दिस कंटेन स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स ऐसे केमिकल हैं जो स्पर्मिसाइड्स हैं। किल स्पर्मेटोजोआ सच एज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये याद रख लीजिएगा कि भैया ये सब स्पर्मिसाइड की तरह काम कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। जेलीज में ये सब मिलता है, जेलीज या क्रीम्स में। अब हम लोग आते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, आपसे नेचुरल मेथड में लैक्टेशनल एमिनेरिया पूछा जाता है, ठीक है, सेफ पीरियड पूछा जाता है या फर्टाइल पीरियड पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेचुरल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने केमिकल मेथड पढ़ा। केमिकल मेथड से आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और नेचुरल मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से देख ले। नेचुरल मेथड पढ़ा है हम लोगों ने और बैरियर मेथड पढ़ा। बैरियर मेथड भी आपसे पूछा जाता है। ये फेम शील्ड, डायफ्राम, वॉल्ट वगैरह के नाम ही पूछे जाते हैं, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा आपसे। केमिकल मेथड ये वाली सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आता है, तो इस पर आप फोकस करिए। दीज डिवाइसेज आर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड। ये बहुत इफेक्टिव है और पॉपुलर है। IUD आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटिरस थ्रू वेजाइना। तो IUD का इंसर्शन जो हो रहा है सेल्फ इंसर्टेड नहीं है ये, इसमें आपको ट्रेन प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। दीज डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द
नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा बिल्कुल। तो नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड, कॉपर टी कॉपर 7 एंड मल्टीलोड, एंड हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट LNG20। ये है आपका कॉपर टी और ये इंसर्ट कर दी गई वेजाइना में, ठीक, यूटिरस में इंसर्ट कर दी गई यूटिरस में। आइए आगे देखिए। आईयूडी इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। एक्शन कैसे करती? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा देती विद इन द यूटिरस। एंड कॉपर रिलीजिंग रिलीज, कॉपर आयंस रिलीज सप्रेसेस स्पर्म मोटेलिटी। कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडी है वो स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देंगी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और उसकी एफिशिएंसी को कम कर देंगी। तो फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती हैं, साथ में स्पर्म कॉपर रिलीजिंग जो है स्पर्म की मोटेलिटी को डिप्रेस कर दिया, फर्टिलिटी कैपेसिटी को स्पर्म की कम कर दिया। कॉपर आईयूडी कॉमनली कॉल्ड कॉपर टी हैव आयनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफ्यूजेज एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये आपके NCERT के बाहर अगर चाहो तो आप लिख लो। रेट ऑफ रिलीज ऑफ कॉपर क्या है? 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती। चाहो तो लिख लो, चाहो तो बाईपास करो। कब पूछे ना पूछे क्या कहा जा सकता है। इट हैज़ अ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बाय ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस। दे सप्रेसेज स्पर्म मोटेलिटी। ये याद रखिएगा कि मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देते हैं, देयर बाय एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवर। इस तरह से उनकी एबिलिटी को फर्टिलाइज करने की ओवर को सप्रेस कर देते। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूटिरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है? यूटिरस को हॉस्टाइल बना देगा, अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा स्पर्म्स के लिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल्स के लिए। इन इंडिया इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। तो आइडियल मेथड आपसे पूछा जाए फीमेल के लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इंडिया में आईयूडी है। द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज, फोम, टेबलेट्स। ये हम लोग पहले ही पढ़ा है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जिसमें लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट की आपको प्रेजेंस मिल सकती है। दे कॉमनली कंटेन लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इंट्रोड्यूस इन वजाइना प्रायर टू सेक्स। ठीक है जी, तो हम लोग अब पढ़ लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे भी। अब आइए देखिए, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग। कौन थे? LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? नीट 2019 उड़ीसा में आया। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस। नहीं, इनकी एक डेफिनेट लाइफ पीरियड है, एक्सपेक्टेंसी है 2 to 3 ईयर्स में, उसके बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है। आईयूडी जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र इटसेल्फ। नहीं, आईयूडी नहीं, वो बैरियर इंसर्ट करता है यूज़र। यहाँ पे आपको ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस। हाँ जी, इनका एक मोड ऑफ मैकेनिज्म जो है, वर्किंग जो है, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है। यही सही जवाब है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, देखिए। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। तो सहेली हमारी एक मिनी पिल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं पिल का, ये पहले आ गया क्वेश्चन, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 तरह की पिल है, कंबाइंड पिल और मिनी पिल। कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन दोनों है। मिनी पिल में केवल प्रोजेस्टेरोन है। इट इज़ एन आईयूडी नहीं है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटिरस। यूटिरस में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो ईस्ट्रोजन अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाएगा, तो यूटिरस में प्रोलिफरेशन नहीं होगा, तो एग का इम्प्लांटेशन नहीं होगा। प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, यही सही जवाब है। पोस्टक्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नो इट इज़ नॉट पोस्टक्वाइटल। इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन इसमें है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूटिरस, प्रिवेंट्स एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। अब वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। वीकली की स्पेलिंग गलत लिखी है। वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारी सहेली है, जो सहेली है। चलिए, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग। फिर से आ गया है, हम लोग पहले कर चुके हैं। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये भी आ चुका है पहले, दोबारा आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग
IUD हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है? देखिए नीट 2016 में, 19 में भी, 16 में भी कौन सी है भैया? LNG-20 प्रोजेस्टासार्ट होती है। आंसर हो जाएगा LNG-20। मैंने बोला ये वाला कॉन्ट्रासेप्टिव का सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिगार्डिंग वैसेक्टॉमी? वैसेक्टॉमी अभी पढ़ा नहीं वैसे हम लोगों ने, लेकिन ये इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, ठीक बात है, इरिवर्सिबल है। वासा डिफरेंशिया को कट कर देंगे, ठीक बात है। नो स्पर्म इन समाइनल फूड, समाइनल फूड तक तो स्पर्म आ जाएगा। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, हाँ ये गलत बात है कि ये इनकरेक्ट है इसके लिए। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस तक तो आ जाएगा, समाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं होगा। तो देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी। वासा डिफरेंशिया को कट करना है, ठीक बात है। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल है। टर्मिनल मेथड है, ठीक बात है। समाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं, ठीक बात है, लेकिन एपिडिडाइमिस में स्पर्म है। वो भी हम लोग आगे जब इसका पाथवे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी उसको छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन? तो कौन सा इवेंट है जो ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है? ओव्यूलेशन कब होता है? नियर अबाउट 14 डे होता है। तो पहले तो ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बढ़ेगा, और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से क्या होगा? LH सर्ज होगा, और LH सर्ज होने से क्या होगा? LH सर्ज होने से ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले ईस्ट्रोजन बढ़ा, उसके बाद LH सर्ज हुआ, उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, और ये बाद में कॉर्पस लुटियम में बदल गया। इतना सब कुछ हो रहा। तो डिक्रीज इन स्ट्राइडल, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। और ये भी जो कॉर्पस लुटियम बनता है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सिक्रेट करने लगता है, तो डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन नहीं होता। फुल डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन तभी होगा जब फुल डेवलप ग्राफियन फॉलिकल होगा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, हाँ जी सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। LH सर्ज होगा। तो आंसर हमारा क्या है? डिक्रीज इन स्ट्राइडल इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन। नीट 2015 का क्वेश्चन था। इंट्रायूटेराइन डिवाइस विच आर यूज बाय फीमेल, जो फीमेल यूज़ कर रही हैं, एक्ट एज स्पर्मिसाइडल जेलीज, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक बात है। ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म तो बैरियर मेथड है। आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, वो इम्प्लांट्स है। रिलीज कॉपर आयन इन द यूटेरस, हाँ जी ये रिलीज कर रही कॉपर आयन इन द यूटेरस, दैट इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्मिसाइडल जेलीज केमिकल मेथड है, तो डी आंसर हो जाएगा। चूज द ऑड वन विद रेफरेंस टू द LNG-20। ये क्या कर रही है भैया? LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग नहीं है। तो ऑड वन यही है कि इट रिलीजेस कॉपर। इम्पेयर्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को इम्पेयर करेगी। चेंज नेचर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगी। सप्रेसेस एंडोमेट्रियल चेंज, एंडोमेट्रियल चेंज प्रोलिफरेशन को उसको सप्रेस कर देगी, तो इम्प्लांटेशन को रोकेगी। जब एंडोमेट्रियम पूरी तरह से उसका प्रोलिफरेशन ही नहीं हुआ, तो बेड बना नहीं, तो इम्प्लांटेशन गाँव जाएगा। हाँ ये सब काम तो ये करेगी, लेकिन रिलीज ऑफ कॉपर नहीं करेगी। तो अब हम लोग चलते हैं ओरल पिल की तरफ। काफ़ी हो गए क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये आप बाकी के क्वेश्चन लगाइएगा खुद, वरना इसी में समय निकल जाएगा। आइए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे आइए, वीडियो ऐसे ही लंबी हो रही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पिल्स। टेबलेट के फॉर्म में लिए जा रही, इसलिए इसको पिल्स कह रहे हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिल्स को आपको डेली लेना पड़ता है, 21 डेज हैव टू बी टेकन डेली फॉर, 21 दिन तक लगातार लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन के अंदर आपने इसको चालू किया और अगले 21 दिन तक लिया, फिर 7 दिन का गैप, फिर ये आपने अपना साइकिल फिर से पूरा किया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से 5वें दिन, उसमें आपने इसको तीसरे या चौथे या 5वें दिन चालू किया, 21 दिन तक लगातार लिया, उसके बाद 7 दिन का गैप, फिर से 7 दिन के गैप के बाद फिर से आप उसको 21 दिन तक लेंगे। ठीक है जी। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, इट हैज़ टू बी रिपीटेड, फिर आप रिपीट करेंगे। दे इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो इनका काम करने का तरीका कैसा है? ये इनिबिट करेंगे ओव्यूलेशन और साथ में इम्प्लांटेशन। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, ये बहुत इफेक्टिव है और इनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। हार्मोनल पिल्स एक्ट इन 4 वे, इनिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनिबिट कर रही है, इनिबिशन ऑफ मोटिलिटी और सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की सिक्रेटरी एक्टिविटी को
इनिबिट कर रही है चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पासेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, अल्ट्रेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज में तो बच्चा आप इनिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन याद रख लो, चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा जिससे स्पर्म आगे ना जा पाए यूटेरस में, और अल्ट्रेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम ये वाला आप बाईपास कर दो। सेकंड, अल्ट्रेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियल बेड का पूरी तरह से प्रोलिफरेशन नहीं होने देगा, तो एंडोमेट्रियल बेड तैयार नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन को अवॉइड करेगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप क्या हैं? दे कंटेन आइदर प्रोजेस्टेरॉन अलोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो या तो उसमें प्रोजेस्टेन है केवल या दोनों है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह की, मिनी पिल और कंबाइंड पिल। मिनी पिल दे कंटेन प्रोजेस्टिन ओनली, केवल प्रोजेस्टिन है, एस्ट्रोजन नहीं है। सहेली कंटेन्स अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंट्रोमैन, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बच्चे। विच इज टेकन वंस इन अ वीक आफ्टर एन इनिशियल इंटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 मंथ। तो शुरू में हमें देनी है ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 मंथ। तो शुरू में हफ्ते में 2-3 महीने तक, उसके बाद ये वंस इन अ वीक टेबलेट है। इट हैज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद वेरी लेस साइड इफेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी अच्छी है, इफेक्टिव है, और साइड इफेक्ट बहुत कम है। डेवलप कहाँ हुई है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो इसके बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी। एक तो नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, ये बात याद रखिएगा, इट इज़ अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। प्रोजेस्टीन है केवल, ईस्ट्रोजन नहीं है, और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई है और कैटेगरी मिनी पिल में आती है। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो इससे, वंस इन अ वीक पिल है, इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपका काम चलेगा। सहेली पूछ लेते हैं वो लोग। अब कंबाइंड पिल्स पे आइए। कंबाइंड पिल में दोनों चीज़ें हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दोनों चीज़ें हैं। माला डी एंड माला एन आर कॉमनली यूज कंबाइंड पिल। माला डी और माला एन जो है वो कंबाइंड पिल है। दे आर टेकन डेली विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के आपको डेली लेनी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो वंस इन अ वीक पिल है, ये डेली है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साइड इफेक्ट में इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हो सकती है, इसलिए उन वोमेन में हम लोग अवॉइड करेंगे जिनमें डिसऑर्डर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है। अगर हिस्ट्री है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की या हाइपरटेंशन की, तो उन लेडीज़ को आप अवॉइड करेंगे। द सब्सटेंस यूज इन बर्थ कंट्रोल पिल क्या है भैया? तो टेट्रासाइक्लिन, नोवेस्टिरॉल। तो आए आपका नोवेस्टिरॉल, आप लिख लो, ये नेचुरल ईस्ट्रोजन स्ट्राइडल है, ये डेरिवेटिव है उसका। तो हालांकि ये पूछा ना जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आप याद रख लो। आगे चलिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को? बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। किलिंग द ओवम, ओवम किल नहीं कर रहा। ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन, वो बैरियर मेथड करता है। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस का काम है। तो ये क्या कर रहा है? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डज नॉट इनहिबिट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर द क्वालिटी, अल्टर द क्वालिटी, अल्टर होना चाहिए, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, स्पर्म को इनगल्फ नहीं कर रहा। हमारा जवाब हो जाएगा डज नॉट इनगल्फ द स्पर्म। विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कंडोम है, सहेली पिल है, वॉल्ट है, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, डायफ्राम, बैरियर मेथड में आते हैं। स्टीरॉयड पिल, स्टीरॉयड जो है ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो था प्रोजेस्टेरॉन होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, प्रोजेस्टेरॉन है। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्योरली हार्मोनल प्रिपरेशन, हार्मोनल प्रिपरेशन है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन है, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरीज। तो ये किस पे करेगा? हाइपोथैलेमस पे, पिट्यूटरी और ओवेरीज पे। इनिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। इनिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कह रहा है जी प्रिवेंट करेगा। तो देखते हैं आंसर क्या है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इनिबिटिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको आप रहने दो, क्योंकि NCERT में ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
तो जितना आपके लिए एनसीईआरटी के और उसके लिए सही था वो सब मैंने पढ़ा है। आगे देखते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल किस में नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव में है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में है, लैक्टेशनल एमिनेरिया पिल्स में है, बैरियर मेथड में हार्मोन नहीं है, लैक्टेशनल एमिनेरिया में हार्मोन नहीं है, पिल्स में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व हार्मोन। डू इन्वॉल्व, डू नॉट नहीं, डू इन्वॉल्व रोल ऑफ सभी, ठीक है। अच्छा चलिए अब निकल आएगा, वो मैं दूसरे तरीके से पढ़ रहा था कि सभी में है। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन का रोल है, पिल्स में है, कॉपर टी में कॉपर का है, तो ये जवाब नहीं हो सकता। पिल्स में है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, बैरियर में नहीं है। लैक्टेशनल एमिनेरिया, पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड में, लैक्टेशनल एमिनेरिया में भी हार्मोन का रोल है, प्रोलैक्टिन का, पिल्स में भी है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। देख लेते हैं आंसर, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बता रहा है लैक्टेशनल एमिनेरिया, ओरल पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन। सी आंसर हो गया। लैक्टेशनल एमिनेरिया ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन, हम लोगों ने भी डिस्क्राइब किया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या तो प्रोजेस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन है, ठीक है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों में ही है, किस में नहीं है हमारा, मतलब ये तीनों में है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा जैसा हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव वाला सेक्शन आपका यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। इम्प्लांट्स वगैरह और हार्मोनल, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ मैं रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इनको मैं कवर करता हूँ, ठीक है जी। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स ये वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको आप लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन से और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।